हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैक वॉरियर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर चल रहा है यहाँ पर। आज थर्मोडायनामिक्स का 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गिब्स फेज रूल, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से कि आइस पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है मान लीजिए। यहां पर देखिए सब्सटेंस है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से एक्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर जब हम यहां से सिस्टम से हीट को रिलीज करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे यहां पर फ्रीजिंग हो जाएगा उसे ही हम लोग आइस पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग टेक्स प्लेस, जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट रिलीज होने के कारण अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर सोचने की बात है कि फ्रीजिंग कैसे होगा। तो आप जानते हैं, जब भी आप हीट को रिलीज करेंगे, सिस्टम से हीट को बाहर निकालेंगे, तभी तो फ्रीजिंग हो पाएगा। ओके, यदि आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा। बट यहां पर हमें क्या पढ़ना है, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग के बारे में पढ़ना है। तो फ्रीजिंग कब होगा, तो जब आप हीट को रिलीज करेंगे, जब आप वाटर से मान लीजिए हीट को रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका फ्रीजिंग होगा। तो जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम लोग आइस पॉइंट कहते हैं। ओके, और आइस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट डेफिनेशन कि आइस पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, ये आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस को एग्जिस्टेड इन इक्विलिब्रियम विथ एयर सैचुरेटेड वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए प्योर आइस है, ये आइस का ब्लॉक है और ये आइस का ब्लॉक, मान लीजिए कि ये आइस है और इसमें वाटर है। एकदम ध्यान से देखिए, ये वाटर है और इसमें आइस का ब्लॉक भी है। तो ये आइस इस एयर सैचुरेटेड वाटर, इसके ऊपर में क्या है जी, एयर सैचुरेटेड वाटर है। तो इस एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ ये आइस, प्योर आइस, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उस टेम्परेचर को हम लोग आइस पॉइंट कहेंगे। आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि सर आइस और वाटर जब इक्विलिब्रियम में हो, आइस और वाटर जब इक्विलिब्रियम में हो, किसके साथ, तो एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ, तो उस टेम्परेचर को हम लोग आइस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर प्योर आइस
एयर सेचुरेटेड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा हो, उस टेम्परेचर को हम लोग आइस पॉइंट कहते हैं। या सिंपल डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो रहा हो ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। और आइस पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। द आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब है आपका स्टीम पॉइंट। इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए नाम से ही लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहां पर बॉइलिंग हो रहा होगा। तो बॉइलिंग कब होगा जी? जब आप हीट को ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये सिस्टम है और जब आप सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिस टेम्परेचर पर आपका बॉइलिंग होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एडिशन ऑफ हीट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब यहां से देखिए फिर सेकेंड डेफिनेशन यहां भी है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इट इज द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर स्टीम। देखिए जब प्योर वाटर और प्योर स्टीम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा हो, यहां मान लीजिए वाटर है और ये आपका स्टीम हो गया। ये वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम में जब एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जिस टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट कर रहा है उस टेम्परेचर को हम लोग स्टीम पॉइंट कहेंगे अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग स्टीम पॉइंट कहेंगे। और स्टीम पॉइंट का वैल्यू कितना होता है जी? स्टीम पॉइंट को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में हम लोग स्टीम पॉइंट को 100 लेते हैं एंड आइस पॉइंट को सेल्सियस स्केल में हम 0 डिग्री लेते हैं। ओके, तो यही था आपका स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट दोनों हो चुका है। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब क्या है? टेम्परेचर स्केल्स। तो टेम्परेचर स्केल क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये सभी क्या है? टेम्परेचर स्केल्स है। तो सिर्फ यही 3 नहीं है, आप जो स्केल्स सोच रहे हैं आपके मन से भी स्केल आप बना सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्रेरी होता है, मनमाना होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम से आप बना सकते हैं। सो दैट मीन्स टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। ऐसा नहीं है कि 3 स्केल है तो बस वही 3 स्केल हो गया। आपका इच्छा है कि सर मैं क्यू नाम से टेम्परेचर स्केल बना रहा हूं, ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं वहां पे सेल्सियस के साथ, फ़ारेनहाइट के साथ, केल्विन के साथ आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्रेरी होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। ओके, आर्बिट्रेरी, ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल में
इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल आइस पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइस पॉइंट को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे एंड स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज देख लीजिए, यदि आपको टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको केल्विन में निकल जाएगा। तो टेम्परेचर का वैल्यू आप केल्विन में इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट वाला कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273.15 ऐड कर देंगे तो आप केल्विन में निकाल सकते हैं। ओके, तो टेम्परेचर स्केल के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये आर्बिट्रेरी होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ESE एग्जाम में, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। देखिए, मेथड यूज्ड बिफोर 1954 फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। अब देखिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए 1954 से पहले कौन सा मेथड यूज किया जा रहा था, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर 1954 के बाद कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 1954 से पहले वाला जो मेथड यूज हो रहा था, आखिर वो मेथड अब क्यों नहीं यूज होता है, ठीक है, आखिर उसमें क्या ड्रॉबैक आ गया जो कि 1954 के बाद दूसरा मेथड यूज करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ डिस्कस होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, 1954 से पहले जो मेथड यूज हो रहा था वो 2 रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड था, और वो दोनों रेफरेंस टेम्परेचर कौन सा है? आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। ओके, तो चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस मेथड is based on 2 reference temperature, that is ice point and steam point। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर ये मेथड बेस्ड था। ओके, तो यहां से ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्लियर टेम्परेचर मेजरमेंट करने का मेथड किस टेम्परेचर पर बेस्ड था। तो आप क्या आंसर करोगे? आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट पर। चलिए अब यहां पर छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं आपको कर दे रहा हूं। लेट T इज इक्वल टू AP प्लस B। AP प्लस B। अब यहां पर देखिए, चूंकि टेम्परेचर मेजर करना है तो यहां पर एक रिलेशन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लीनियर रिलेशन लिखना है। तो यहां पर देखिए P क्या है, P को आप प्रेशर नहीं बोल दीजिएगा, P प्रेशर नहीं है, P है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वेयर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वेयर A और B तो कांस्टेंट है एंड P क्या है जी? P है एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको 5 बताया था, ठीक है, याद कीजिए। रेजिस्टेंस भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, EMF भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी में
कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो आप P देख रहे हैं, ये P क्या है जी, तो दिस P इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये प्रेशर नहीं है वहां पर। हाँ, प्रेशर हो सकता है वो, तो कब होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जब आप यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रेशर, तो वहां पर P क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। अदरवाइज बाकी थर्मोमीटर के लिए ये प्रॉपर्टी चेंज होते रहेगा। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, तो एट आइस पॉइंट मैंने एक रिलेशन एज्यूम किया है, अब उसी रिलेशन से आगे बढ़ेंगे। एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पर क्या होगा देखिए, तो आइस पॉइंट पे इस रिलेशन को आप कैसे लिखेंगे, टी आई, टी आई मतलब क्या है, टेम्परेचर एट आइस पॉइंट या आइस पॉइंट टेम्परेचर। तो टी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी आई प्लस बी। अब यहां पी आई का मतलब क्या है, तो जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वहां पर यूज हो रहा होगा किसी पार्टिकुलर थर्मोमीटर के लिए, उसका वैल्यू आइस पॉइंट पर कितना होगा, यही है आपका पी आई। ओके, तो यहां से देखिए टी आई आइस पॉइंट ये कितना होता है जी, 0 इज इक्वल टू ए पी आई प्लस बी। तो यहां से आपका बी का वैल्यू निकल गया माइनस ए पी आई, बी का वैल्यू देखिए निकल चुका है माइनस ए पी आई। ओके, अब यहां से देखते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, अब एट स्टीम पॉइंट, अब स्टीम पॉइंट पे निकालिए, आइस पॉइंट पे निकाल चुके हैं, तो स्टीम पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, टी एस, टी एस इज इक्वल टू ए पी एस प्लस बी। टी एस क्या है, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर जो कि 100 होता है, इज इक्वल टू ए पी एस प्लस बी का वैल्यू क्या है जी, तो आप बोलेंगे सर माइनस ए पी आई है, अभी अभी यहां पर देखा है ना हम लोगों ने। और पी एस क्या है जी, तो जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे होंगे उसका वैल्यू स्टीम पॉइंट पर कितना है, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वैल्यू कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका थर्मिस्टर यूज हो रहा है तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पी एस के जगह पे आर एस लिखेंगे। तो आर एस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू एट स्टीम पॉइंट कितना होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, वही वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। ओके, अब यहां से देखिए, सो 100 इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन आ गया तो पी एस माइनस पी आई, तो यहां से ए का वैल्यू आपको मालूम चल गया 100 डिवाइड बाय पी एस माइनस पी आई। तो देखिए एक कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकल गया 100 डिवाइड बाय पी एस माइनस पी आई। सो तो बी का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बी बराबर क्या होता है जी, माइनस ए पी आई, यानी माइनस 100, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, पी एस माइनस पी आई इंटू पी आई, ये हो गया आपका बी का वैल्यू। यानी ए और बी दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दोनों कांस्टेंट का वैल्यू निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो टेम्परेचर का एक रिलेशन निकल जाएगा और उसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते थे 1954 से पहले। पुटिंग इन 1 में आप पुट कर दीजिए। सो टी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी है ना जी, तो ए का वैल्यू क्या है 100 डिवाइड बाय पी एस माइनस पी आई इंटू पी प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है जी माइनस 100 डिवाइड बाय पी एस माइनस पी आई इंटू पी आई। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा,
सो T इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय PS माइनस PI, कॉमन आ गया तो ऊपर आपका बच गया P माइनस PI, यानी आप इसे सिंपल अच्छे से लिख सकते हैं P माइनस PI डिवाइड बाय PS माइनस PI इंटू 100। यही फॉर्मूला था, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज 1954 से पहले टेम्परेचर मेजर करने में किया जा रहा था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इस फॉर्मूला में जो आप P देख रहे हैं वो P प्रेशर नहीं है, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। 5 थर्मोमीटर मैंने आपको पढ़ाया, तो जो थर्मोमीटर आप यूज करेंगे या क्वेश्चन में जो थर्मोमीटर बोल रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर बोल रहा है, तो वहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होता है, तो यहां पर आप P के जगह पे रेजिस्टेंस पुट करेंगे, PI के जगह पे RI पुट करेंगे, PS के जगह पे RS पुट करेंगे, ठीक है, और आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे, तो टेम्परेचर मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए T आप कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, P के जगह पे R, PI के जगह पे RI डिवाइड बाय RS माइनस RI इंटू 100। तो उस टाइम इस फॉर्मूला का आप यूज कर देंगे। तो ये किसके लिए है, फॉर थर्मिस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर थर्मिस्टर, ओके। जहां पर RI क्या है, तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस होगा। RS क्या है, रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, ओके। तो वैल्यूज वहां पर जो भी दिया हुआ होगा उसको यहाँ पर पुट करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1954 से पहले यही मेथड यूज हो रहा था। अब यहाँ पर यह समझना है कि आखिर इस मेथड में क्या ड्रॉबैक आ गया, ठीक है, क्या ड्रॉबैक ऐसा आ गया कि इस मेथड को हमें छोड़ना पड़ा और फिर दूसरा मेथड निकालना पड़ा। वहां पे 1954 के बाद हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, फिर दूसरा मेथड आ गया। आखिर क्या ड्रॉबैक आ गया, तो देखिए यहां पर आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं समझा दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिए स्टीम पॉइंट के साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो स्टीम पॉइंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आइस पॉइंट के साथ प्रॉब्लम हो गया। आइस पॉइंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। ये अचीव नहीं हो पा रहा था, डिड नॉट अचीव, डिड नॉट अचीव। आइस पॉइंट में ही प्रॉब्लम आ रहा था, ये डिड नॉट अचीव, ठीक है, ये नहीं मिल पा रहा था। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आइस और वाटर का, एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ जो इक्विलिब्रियम में रहता है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा था वहां पर, ठीक है। तो यही ड्रॉबैक आ गया 54 से पहले, इस मेथड में यही ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को छोड़ के दूसरा मेथड वहां पर यूज करना पड़ा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यही है वह ड्रॉबैक। स्टीम पॉइंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, बट आइस पॉइंट के साथ प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि आइस पॉइंट क्या है, तो जब जिस टेम्परेचर पर आइस और वाटर एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो वहां पर, तो उस टेम्परेचर को हम आइस पॉइंट कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं हो पा रहा था, वो अचीव ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर उस आइस के चारों तरफ, ठीक है, जब आइस मेल्ट हो रहा था तो आइस के चारों तरफ वाटर पार्टिकल जो है वो सराउंड कर रहा था, उसको घेर ले रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण एयर सैचुरेटेड वाटर के साथ वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पा रहा था, ओके। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये तो ड्रॉबैक हो गया, ठीक है, मतलब वहां पर आइस पॉइंट नहीं मिल पाएगा हमें। तो इसीलिए इस मेथड को हमें छोड़ना पड़ गया,
ओके, एंड 54 के बाद फिर दूसरा मेथड आया। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब देखना है मेथड यूज्ड आफ्टर 1954 फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो ड्रॉबैक के कारण उस मेथड को हम लोगों ने छोड़ दिया। तो फिर 54 के बाद कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? तो 54 से पहले जो मेथड यूज करते थे वो दो रेफरेंस टेम्परेचर पर बेस्ड था, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। बट 54 के बाद जो मेथड यूज करते हैं माय डियर, वो एक सिंगल टेम्परेचर पर बेस्ड है। वहां पर दो टेम्परेचर पर बेस्ड था, तभी तो एक में मुश्किल आ गया। तो फिर ये सोचा गया कि नहीं, दो पे नहीं, किसी एक पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये मेथड एक ही टेम्परेचर पर बेस्ड है और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, चलिए देखते हैं। दिस मेथड is based on single fixed temperature, सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। और ये सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर कौन सा है जी? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते हैं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर फॉर वाटर ये कितना होता है जी? 0.01 डिग्री सेल्सियस। या आप इसको केल्विन में जब चेंज करेंगे तो 273.15 ऐड करेंगे तो इतना केल्विन हो जाएगा जी, 273.16 केल्विन हो जाएगा। तो ये है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर फॉर वाटर। ओके, तो ये मेथड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर बेस्ड है। तो यहां पर देखिए, मैं किसी एक पार्टिकुलर थर्मोमीटर के लिए आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए आप जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जी। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पहले डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। PV इज इक्वल टू MRT। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है माय डियर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P इज इक्वल टू MR/V इंटू T। तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ही, R भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सो P प्रोपोर्शनल टू T, लिख सकते हैं ना जी। अब यहां से देखिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू P। ओके, आइए अब यहां से देखिए, तो T इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखेंगे आप? KP, K इंटू P लिखेंगे। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है, K का वैल्यू निकालना है और यहां पर पुट करना है। तो देखिए, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पर क्या होगा? तो आप ऐसा लिखेंगे TTP इज इक्वल टू K इंटू PTP। यहां पर P क्या है? यहां पर P प्रेशर है। यहां पर P क्या है? प्रेशर है, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लिया है, तो यहां पर P क्या है? प्रेशर है। तो देखिए K का वैल्यू यहां से
मालूम चल गया K इज इक्वल टू TTP डिवाइड बाय PTP। K का वैल्यू मालूम चल गया। अब इस K का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए इन 1। सो T इज इक्वल टू TTP डिवाइड बाय PTP इंटू P। ओके, अब यहां से देखिए, सो T इज इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हैं TTP, ये है क्या चीज? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना मैंने आपको लिख के दिखाया है 273.16 केल्विन। तो उसके जगह पे आप क्या लिख देंगे 273.16 इंटू क्या हो जाएगा जी P डिवाइड बाय PTP। P डिवाइड बाय PTP, यही फॉर्मूला हो गया टेम्परेचर मेजर करने का 1954 के बाद। और वो भी किस थर्मोमीटर के लिए? तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए 54 के बाद जो मेथड यूज हुआ है, उस मेथड के द्वारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? तो कैपिटल T इज इक्वल टू 273.16 इंटू P डिवाइड बाय PTP। यहां पर P क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर डिवाइड बाय PTP का क्या मतलब है? प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रेशर होगा, वही है आपका PTP। तो हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से टेम्परेचर आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, तो इसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है जी? प्रेशर। और फॉर्मूला में देखिए यहां पर रेशियो भी प्रेशर का ही है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हम लोग लिए हुए हैं और फॉर्मूला में क्या आ गया? प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। और इसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर ही तो होता है। यानी हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो भी थर्मोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उस थर्मोमीटर का जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब थर्मिस्टर यदि आप यूज कर रहे होंगे तो यहां पर P के जगह पे क्या होगा? R डिवाइड बाय PTP के जगह पे क्या होगा? RTP होगा। बस यही चीज कर देना है। तो जो भी थर्मोमीटर आपको बोलेगा एग्जाम में, तो उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप यहां पर पुट कर दीजिएगा, वही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और उसी से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए तो मैं यहां पे एक एक करके सभी का लिख दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट देखिए थर्मिस्टर के लिए, यदि आप थर्मिस्टर के लिए फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी? फॉर्मूला T इज इक्वल टू 273.16। थर्मिस्टर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और उसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या लिख देंगे? R डिवाइड बाय RTP। ओके, अच्छा यहां पे RTP क्या है? आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? R तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस, R जानते हैं रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर पूछ रहा होगा वो रेजिस्टेंस R है। RTP क्या है? तो ये है रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट। रेजिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वही यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया थर्मिस्टर के लिए। चलिए अब देखते हैं सेकेंड थर्मोमीटर। ओके, आइए अब देखिए थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के लिए आप जानते हैं EMF
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 273.16 EMF डिवाइड बाय EMF का वैल्यू एट ट्रिपल पॉइंट, यही लिखेंगे जी आप। तो ये फॉर्मूला हो गया थर्मोकपल के लिए। थर्मोकपल बोलने का मतलब क्या है, जब आप थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस फॉर्मूला का हेल्प करेंगे। ओके, चलिए अब थर्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और इसके लिए आपने फॉर्मूला अभी अभी देखा था, डिराइव हुआ है। तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273.16 कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, P डिवाइड बाय PTP। ओके, तो इसका यूज करेंगे। अब देखिए फोर्थ नंबर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप इस केस के लिए, तो 273.16 वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट, आप इसका यूज कर लेंगे। ओके, अब एक थर्मोमीटर और बच गया है, वो भी देख लेते हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप जानते हैं लेंथ होता है, जो उसमें मरकरी का एक्सटेंशन होता है उसे ही हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लेंथ को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 273.16 L डिवाइड बाय LTP। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के लिए। तो देखिए माय डियर, यही अप्रोच है, ठीक है। जो भी थर्मोमीटर आपको दिया रहेगा आप यहाँ पे वहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, और यदि न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। SSC JEE में यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछता है वहाँ पर कि बताइए 1954 के बाद जो मेथड यूज़ हो रहा है उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो यहां पे एक रिलेशन है, TA इज इक्वल टू L प्लस M इंटू TB प्लस NTB स्क्वायर, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, द रीडिंग्स TA एंड TB ऑफ टू थर्मोमीटर्स A एंड B एग्री एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। दो थर्मोमीटर है A और B, ठीक है। आपके पास दो थर्मोमीटर है A और B। A थर्मोमीटर के रीडिंग को हम लोग TA से डिनोट करेंगे एंड B थर्मोमीटर के रीडिंग को TB से डिनोट करेंगे। रीडिंग का मतलब वो जो टेम्परेचर बताएगा उसे हम लोग TA TB से डिनोट करेंगे। और ये दोनों जो रीडिंग है कह रहा है कि ये एग्री करता है एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है,
दोनों ही थर्मोमीटर का रीडिंग आइस पॉइंट पर एग्री करता है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों 0 डिग्री ही बताएगा, 0 डिग्री ही शो करेगा। आइस पॉइंट को दोनों 0 ही शो करेगा, यही हुआ एग्री करने का मतलब। फिर स्टीम पॉइंट, तो दोनों थर्मोमीटर स्टीम पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस ही मेजर करेगा, रीडिंग बताएगा। ठीक है, दैट मीन्स स्टीम पॉइंट पर TA और TB का वैल्यू 100 होगा एंड आइस पॉइंट पर TA और TB का वैल्यू 0 होगा। ओके, फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, L, M और N कांस्टेंट है। चलिए, व्हेन बोथ आर इमर्स्ड इन ऑयल, अब दोनों थर्मोमीटर को ऑयल में इमर्स कर दिया जा रहा है, तो पहला थर्मोमीटर A 51 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है एंड B थर्मोमीटर रीड्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिटरमाइन द रीडिंग ऑन A व्हेन B रीड्स 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए, जब थर्मोमीटर B 25 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा तो A कितना मेजर करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए माय डियर, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। L, M और N जो कांस्टेंट है, पहले हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और उसमें देखिए B कह रहा है 25 डिग्री रीड कर रहा है, मतलब TB का वैल्यू 25 है, तो TA निकालना है हमें, तो उसी एक्सप्रेशन में हम लोग 25 वैल्यू पुट कर देंगे और हमें TA निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस आप ध्यान दीजिए। TA इज इक्वल टू कितना है जी, L प्लस MTB प्लस NTB स्क्वायर। ओके, अब यहां से देखिए, एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे क्या कह रहा था कि दोनों एग्री करता है, मतलब आइस पॉइंट पे दोनों ही थर्मोमीटर का रीडिंग जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, दोनों सेम रीडिंग देगा, यही हुआ एग्री करने का मतलब। तो TA TB 0 हो गया, इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, फ्रॉम 1। अब ये TA TB का वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, TA के जगह पर 0 इज इक्वल टू L प्लस M इंटू 0 प्लस N इंटू 0। तो यहां से देखिए L इज इक्वल टू 0 हमें आ गया, यानी एक कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता चल गया कि L का वैल्यू 0 होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आइस पॉइंट पर एग्री किया तो वहां से हमें एक कांस्टेंट निकल गया। अब स्टीम पॉइंट पर भी एग्री कर रहा है, दोनों थर्मोमीटर का रीडिंग स्टीम पॉइंट पर एग्री कर रहा है, तो चलिए स्टीम पॉइंट पर भी निकाल ही लेते हैं। एट स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट पर दोनों थर्मोमीटर का रीडिंग कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए तो 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1। TA के जगह पे 100, L का वैल्यू 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, M इंटू TB, TB कितना है जी 100 प्लस NTB स्क्वायर, N इंटू 100 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, 100 दोनों तरफ है, तो इस 100 को यहां से गायब कर दिया जाए। यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो चलिए मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, यहां से 100 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा जी, M प्लस 100N बचेगा, ये 100 कैंसल आउट हो गया। तो देखिए क्या मिल गया आपको, M प्लस 100N इज इक्वल टू 1। इसे आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। एक इक्वेशन हमें मालूम चल गया, M प्लस 100N इज इक्वल टू 1।
लेकिन एक इक्वेशन से तो सॉल्व होने वाला है नहीं, दो कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, दोनों का वैल्यू हमें निकालना है, तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से आए, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, व्हेन बोथ आर इमर्स्ड इन ऑयल, अब दोनों थर्मोमीटर को ऑयल में इमर्स कर दिया गया, तो ए रीड्स 51 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए, नाउ जब ऑयल में इमर्स कर रहे हैं तो ए का रीडिंग कितना आ रहा है जी, 51 डिग्री सेल्सियस, एंड बी रीड्स 50 डिग्री सेल्सियस, तो टी बी कितना है जी, 50 डिग्री सेल्सियस। टी ए मालूम हो गया, टी बी मालूम हो गया। फिर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 टी ए 51, एल का वैल्यू 0, एम कितना है जी नहीं मालूम, तो एम इंटू टी बी, टी बी 50 है आपका, प्लस एन इंटू 50 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 50m प्लस 50 का स्क्वायर 2500, n इज इक्वल टू 51। दिस इज इक्वेशन 3। देख लीजिए, अब दो इक्वेशन मालूम चल गया है तो क्या अब सॉल्व नहीं हो सकता है? दो इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के हेल्प से हम लोग आसानी से m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, इक्वेशन 2 में 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस 1, सॉरी 3, 2 माइनस 3, तो 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो यहाँ पे लिखिए 50m प्लस 5000n इज इक्वल टू 50, और इक्वेशन 3 क्या है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना ही रहेगा, 50m प्लस 2500n इज इक्वल टू 51, माइनस 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 ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2500n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। सो n का वैल्यू क्या हो गया जी, -1/2500। देखिए n का वैल्यू भी हमें मालूम चल गया, l का वैल्यू पहले से मालूम है 0, n का वैल्यू कितना आ गया, -1/2500। अब ये n का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आसानी से हमें m निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, m प्लस 100n इज इक्वल टू 1, तो m प्लस 100n, 100 इंटू n का वैल्यू अभी अभी आपने देखा -1 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल टू 1। ये 00 यहाँ से कैंसल आउट हो गया, सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये -1/25 उस तरफ जाके 1/25 हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया जी 26/25। तो m का वैल्यू भी मालूम चल गया हमें, यानी तीनों कांस्टेंट का वैल्यू हमें मालूम चल चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये तीनों कांस्टेंट का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ L, M and N इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो टी ए इज इक्वल टू क्या था, L, L के जगह पे 0 प्लस M, M कितना है जी 26/25, M इंटू टी बी था ना,
प्लस n, तो n का वैल्यू कितना है 1/2500, माइनस था माइनस मैंने ले लिया यहाँ पे, n इंटू टी बी स्क्वायर, यही होगा ना रिलेशन। तो यहां से अच्छे से लिख लीजिए। सो टी ए इज इक्वल टू 26/25 इंटू टी बी माइनस 1/2500 इंटू टी बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि डिटरमाइन द रीडिंग ऑन ए व्हेन बी रीड्स 25। जब टी बी का वैल्यू 25 होगा तो टी ए कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। व्हेन TB is equal to 25, देन तो TA का वैल्यू कितना होगा, सो TA इज इक्वल टू 26/25 इंटू TB कितना है 25 माइनस 1/2500 इंटू TB स्क्वायर, 25 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 इंटू 25, ये 25 कैंसिल आउट हो गया, ये से देखिए 100 टाइम्स में कटेगा और इससे 4 टाइम में कट जाएगा, 1/4 आ गया। यानी TA इज इक्वल टू क्या हो गया 26 माइनस 0.25, 1/4 का मतलब 0.25, तो TA का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर 25.75 डिग्री सेल्सियस, 25.75 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान देंगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 थर्मोमीटर है और वो दोनों थर्मोमीटर आइस पॉइंट पर सेम रीडिंग देता है, स्टीम पॉइंट पर सेम रीडिंग दे रहा है, लेकिन उसके बीच में किसी भी टेम्परेचर पर दोनों का रीडिंग डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक बार B जब 50 मेज़र करता है तो A 51 मेज़र करता है, एंड B जब 25 मेज़र करता है तो A 25.75 डिग्री सेल्सियस मेज़र करता है, डिफरेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या कंक्लूजन है इसका, ठीक है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया A थर्मोमीटर के लिए, ये हो गया B थर्मोमीटर के लिए। देखिए, तो दोनों, ये हो गया TA लिख दीजिए और ये लिख दीजिए TB। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से दोनों का रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सेम है, एग्री कर रहा है, लेकिन बीच में कहीं भी जब TB 50 है, जब TB 50 मेजर करता है तो ये 51 मेजर कर रहा है, और जब TB 25 मेजर करता है तो ये 25.75 मेजर कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो कंक्लूजन क्या है, दो थर्मोमीटर भले ही दो एंड टेम्परेचर पे एग्री कर रहा हो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर एक टेम्परेचर पे एग्री करेगा, हर एक टेम्परेचर पर एग्री नहीं करेगा।
तो इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए दोनों थर्मोमीटर का रीडिंग डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टैंक है और टैंक में ऑयल है। अब इस ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप दो थर्मोमीटर यहाँ पर फिट कर दे रहे हैं, कोई दो थर्मोमीटर, ठीक है। एक फिट कर दिए, ये लगा दिए आप फर्स्ट ए और ये आप लगा दिए बी। तो यहाँ पे देखिए ये बी थर्मोमीटर रीडिंग कर रहा है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस और ये ए थर्मोमीटर रीड कर रहा है 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कोई भी दो थर्मोमीटर हमेशा सेम वैल्यू नहीं दे सकता है। एंड टेम्परेचर पे देखिए दोनों का रीडिंग सेम है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस ऑयल का टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, या मान लीजिए 100 ही है, तो उस टाइम दोनों थर्मोमीटर जो आप वहां पे लगाए हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दोनों आपको सेम रीडिंग दे रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का रीडिंग दे रहा है, दोनों सेम दे रहा है कि हाँ 100 है। फिर जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो दोनों सेम रीडिंग दे रहा है 0। लेकिन इसके बीच में 0 और 100 के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे यदि आप दोनों थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो दोनों का रीडिंग डिफरेंट आ रहा है। ये कंक्लूजन हुआ कि एंड पॉइंट टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी दोनों का रीडिंग सेम होगा। और ऐसा क्यों होता है? एक ही सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर हमें जानने के लिए अगर दो थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है माय डियर, क्योंकि थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। आपका थर्मोमीटर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। आप देखिए ना, एक 50 मेज़र कर रहा है तो एक 51 मेज़र कर रहा है, एक 25 मेज़र कर रहा था तो एक 25.75 मेज़र कर रहा है। तो हल्का डिफरेंस होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 4 डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस हो गया, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम का डिफरेंस होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यही कंक्लूज़न है माय डियर, क्योंकि कोई भी दो थर्मोमीटर यदि आप यूज़ करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टेम्परेचर देगा, सेम टेम्परेचर वो नहीं देता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कंक्लूज़न लिख दे रहा हूँ। देखिए कंक्लूज़न क्या है यहाँ पर। कंक्लूज़न, though the end points temperatures are same, it does not mean that intermediate reading will also be same। इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरमीडिएट रीडिंग भी सेम होगा, will also be same। और इसका रीज़न क्या है मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, स्पेस तो नहीं बचा यहाँ पे, तो मैं आपको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? थर्मोमीटर रीडिंग depends on material of construction। depends on
मटेरियल ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि थर्मोमीटर का जो रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा का, वो मटेरियल के कारण, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट रहता है तो वहाँ पे रीडिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था आज ही कि टेम्परेचर स्केल आर्बिट्रेरी होता है, मनमाना होता है, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो वही उसी पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैंने ऑप्शन नहीं दिया। देखिए क्या कह रहा है, इन ए न्यू टेम्परेचर स्केल P, कोई नया टेम्परेचर स्केल है P जिसमें बॉइलिंग पॉइंट को 100 लिया गया है एंड फ्रीजिंग पॉइंट को 300 लिया गया है। फाइंड द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री P ऑन सेल्सियस स्केल। तो इसका कहने का यह है कि जब टेम्परेचर स्केल P पे रीडिंग 0 डिग्री आ रहा हो तो सेल्सियस स्केल पे उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, यहां देखिए, मान लीजिए कि ये P स्केल है, दिस इज P स्केल, और ये हो गया आपका सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में देखिए दिस इज आइस पॉइंट, और ये आपका हो गया स्टीम पॉइंट, दिस इज स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट का वैल्यू आप जानते हैं 100। तो C स्केल पे देखिए ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, ये हो गया 100। लेकिन P स्केल पे क्या है, तो P स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री P, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है जी, 300 डिग्री P। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब P स्केल पे 0 डिग्री हो, P स्केल पे जब कहीं 0 डिग्री हो तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेल्सियस पर कितना होगा। जैसे P स्केल में आइस पॉइंट जो कि सेल्सियस पे 0 होता है, लेकिन P स्केल पे आइस पॉइंट कितना है, 300 डिग्री P। सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट P स्केल पे कितना है, 100 डिग्री P। तो बताइए P स्केल पे जब 0 डिग्री P होगा तो सेल्सियस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा। और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, SSC JEE में भी पूछा गया हुआ है, ESE एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक रिलेशन एज्यूम कर लेंगे, लीनियर रिलेशन एज्यूम कर लेंगे। जहां भी रिलेशन नहीं दिया हुआ हो तो वहां पे आपको एक लीनियर रिलेशन एज्यूम करना पड़ेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, तो हमें वहां एज्यूम नहीं करना पड़ा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में यदि रिलेशन नहीं दिया हुआ हो तो आप वहां पे एक रिलेशन एज्यूम कीजिए, और वो भी लीनियर रिलेशन एज्यूम करना होगा। तो यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, एज्यूम लीनियर रिलेशन बिटवीन द टू स्केल। लीनियर रिलेशन, दोनों स्केल के बीच में आप एक लीनियर रिलेशन एज्यूम कर लीजिए बिटवीन द टू स्केल। तो किस तरह लिखेंगे आप, यानी सेल्सियस स्केल बराबर A P स्केल प्लस B करके लिखेंगे, या P स्केल बराबर क्या लिखेंगे, A C प्लस B करके लिखेंगे। आप लिखेंगे ना जी। C क्या है, सेल्सियस स्केल, P क्या है, P स्केल, A और B क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, लीनियर रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए,
तो P बराबर AC प्लस बी ही लेते हैं, आप कोई भी ले लीजिए वैल्यू सेम रहेगा, P इज इक्वल टू AC प्लस बी। चलिए अब देखिए, तो आइस पॉइंट पे क्या है, बस आपको यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। आइस पॉइंट पे देखिए P का वैल्यू आइस पॉइंट पे कितना है, तो आप बोलेंगे 300 A इंटू सेल्सियस स्केल आइस पॉइंट पे कितना होता है 0 प्लस बी, यानी B का वैल्यू आपको कितना आ गया जी 300। चलिए B तो निकल गया। अब स्टीम पॉइंट पर देखते हैं, स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट पर P का वैल्यू क्या है 100, A इंटू सी कितना है जी, वो भी 100 है, प्लस B कितना है 300, तो A इंटू 100, इस 300 को उधर भेज दीजिए, 100 माइनस 300, यानी A इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 200, तो A का वैल्यू कितना आ गया जी -2, A का वैल्यू -2 आ गया। तो आप इस 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 1, तो P इज इक्वल टू A इंटू सी, A का वैल्यू -2 इंटू सी प्लस B कितना है जी 300, ये रिलेशन हो गया ना। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब भी आप कोई रिलेशन एज्यूम कीजिए या कोई रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका पहला काम होगा कि वहां पे कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। तो कांस्टेंट का देखिए वैल्यू निकाल के आपने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 0P, यानी जब P स्केल पे वैल्यू 0 दिया हुआ हो तो सेल्सियस पे कितना वैल्यू होगा। तो P के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, -2 इंटू सी प्लस 300, तो -2c इस तरफ ले आइए, तो 2 इंटू सी इज इक्वल टू 300, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स C इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। यानी जब P स्केल पर रीडिंग आपका 0 होगा तो सेल्सियस स्केल पे रीडिंग कितना होगा 150 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बस मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। ये क्वेश्चन IES एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, SSC JEE में भी पूछा गया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए असर्शन पढ़िए क्या कह रहा है, इफ अल्कोहल एंड मरकरी थर्मोमीटर्स, दो थर्मोमीटर है, अल्कोहल थर्मोमीटर एंड मरकरी थर्मोमीटर्स, रीड्स एग्जैक्टली एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। ओके, मतलब स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट पे दोनों एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, एग्री कर रहा है, देन दीज टू थर्मोमीटर्स विल गिव एग्जैक्टली द सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि तो ये थर्मोमीटर जो दोनों है ये 50 डिग्री सेल्सियस पर सेम रीडिंग देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है जी। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे एग्री कर रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे एग्री नहीं करता है। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो असर्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। फिर देखिए रीजन, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी, बिल्कुल सही। टेम्परेचर स्केल्स क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, ये मैंने आपको बताया। तो रीजन क्या है जी, रीजन आपका सही है, करेक्ट, बस हो गया। और ये क्वेश्चन IES एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। चलिए
तो माय डियर, आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया है फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगा, और उसके बाद आईईएस एग्ज़ाम में, गेट में, एसएससी जेई में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट से पूछे गए हुए हैं, वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ओके। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनर्जी इंटरेक्शंस, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करवाऊंगा, ओके। तो बस आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिए और जितना हो सके उतना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पैरेलल भी एक सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, जो है थर्मोडायनामिक्स के पैरेलल अल्टरनेट डेज में दूसरा सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग देखते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तो आज के लिए माय डियर इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय बाय।